वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग राजपूत वंशों के बारे में अर्थात पूर्व मध्यकाल जो कि 8वीं से लेकर 12वीं या 13वीं शताब्दी तक था, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इस समय हम लोगों ने कई राजवंशों को देखा, जिसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेन वंश को देखा जो कि बिहार और बंगाल के पूर्वी सीमा में इसका काफी विस्तार था। तो ये इस वीडियो में हम लोग कन्नौज के क्षेत्र में एक प्रमुख शासन जिसका नाम था गढ़वाल वंश, जो एक छोटा सा वंश था और इसमें राजा जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका विवादित संबंध था, युद्ध था, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो शासक था वह था गोविंद चंद्र। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस गढ़वाल वंश को, जिसे एक और नाम से जाना जाता है राठौर वंश। तो गढ़वाल वंश को राठौर वंश के नाम से भी जानते हैं। गढ़वाल वंश का एक और नाम क्या है? तो राठौर वंश। यह प्रश्न पूछा गया है कि राठौर वंश किसका नाम है? तो गढ़वाल वंश का नाम है, जो कि वाराणसी और कन्नौज के इलाके में उत्तर प्रदेश में काफी विस्तृत था। इसकी स्थापना चंद्रदेव के द्वारा गुर्जर प्रतिहार शासक यशपाल की हत्या करके हुई थी। कब? 1070 ईस्वी में। तो 1070 ईस्वी में गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस चंद्रदेव ने 1070 ईस्वी में। याद रखेंगे, इसे चंद्रदेव द्वितीय भी कहते हैं क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार चंद्रदेव प्रथम भी हुआ करता था जो कि एक सामंत था, लेकिन उसके बारे में इतिहास में उतने सारे ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए चंद्रदेव द्वितीय या फिर चंद्रदेव उसे ही संस्थापक माना जाता है इस गढ़वाल वंश का, जिसने लगभग 1070 ईस्वी में इस गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। तो गुर्जर प्रतिहार शासक यशपाल की हत्या करके 1070 ईस्वी में इस चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी, गढ़वाल वंश की 2 राजधानी हुई। पहली राजधानी उत्तर प्रदेश के काशी, जिसका आधुनिक नाम क्या है? तो वाराणसी। इसी कारण गढ़वाल शासक काशी नरेश के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। और दूसरी राजधानी इन्होंने कन्नौज को बनाई, जिस पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। यह काफी उन्नत क्षेत्र था, गंगा का काफी ही उपजाऊ क्षेत्र था। तो इसी के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार, इन सभी में क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो पहली राजधानी इन्होंने उत्तर प्रदेश को काशी को बनाया, जिसका आधुनिक नाम क्या है? तो वाराणसी है, जिसे बनारस भी कहते हैं। इसी कारण इस गढ़वाल शासक को काशी नरेश के नाम से भी जानते हैं। काशी नरेश यानी काशी का राजा। और इन्होंने दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाई। तो याद रखेंगे, गढ़वाल वंश की पहली राजधानी तो काशी, जिसका वर्तमान नाम वाराणसी है, जिस कारण गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाई। ऐतिहासिक स्रोत, तो कौन कौन स्रोतों से इस गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है? तो पहला तो है अभिलेख और दूसरा है साहित्य। तो अभिलेख और साहित्य से इस गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है? तो पहला है गोविंद चंद्र का देवरिया तथा सहेत महेत का जेतवन बिहार लेख। तो गोविंद चंद्र का देवरिया, देवरिया कहां पे है? तो यूपी में है। और सहेत महेत का जेतवन बिहार लेख। जेतवन बिहार सारनाथ में पड़ता है। यहां पे गौतम बुद्ध का एक महत्वपूर्ण विहार है, मठ है। तो उसी को सहेत महेत भी पहले कहते थे, सारनाथ को। तो गोविंद चंद्र का देवरिया तथा सहेत महेत का जेतवन बिहार लेख,
इससे इसकी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो गढ़वाल शासकों के बारे में, गढ़वाल वंश या राठौर वंश के बारे में। दूसरा है कुमार देवी, जो कि गोविंद चंद्र की पत्नी थी। तो गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी का सारनाथ लेख। तो गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख से भी इस वंश की जानकारी मिलती है। तो गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख से भी इस गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा है चंद्रदेव या चंद्रदेव द्वितीय का काशी तथा कन्नौज लेख। तो हमने बताया था कि चंद्रदेव द्वितीय को ही चंद्रदेव कहते हैं, जिसने इस गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। तो उसका कौन सा काशी तथा कन्नौज लेख, उससे भी इस गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। तो चंद्रदेव या चंद्रदेव द्वितीय के काशी तथा कन्नौज के लेख से इस गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। चौथा है हरिश्चंद्र का जौनपुर लेख। तो हरिश्चंद्र कौन था? तो वह इस गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र का पुत्र था। और हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हरिश्चंद्र जो था वह अंतिम शासक था, जिसके बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन जयचंद्र को ही अंतिम शासक माना जाता है। तो जयचंद्र का पुत्र था हरिश्चंद्र। तो उसने जौनपुर लेख का निर्माण किया था 1180 ईस्वी में। तो 1180 ईस्वी में जयचंद्र का पुत्र हरिश्चंद्र के जौनपुर लेख से भी इसकी जानकारी मिलती है, गढ़वाल वंश की। इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था ऐतिहासिक स्रोत में अभिलेख। दूसरा है साहित्य। तो कौन कौन से साहित्य से इसकी जानकारी मिलती है गढ़वाल वंशों की? तो साहित्य में हम लोग देखें मेरु तुंग का प्रबंध चिंतामणि। तो मेरु तुंग के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण पुस्तक प्रबंध चिंतामणि, इस पुस्तक से इस गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। मेरु तुंग के द्वारा लिखा गया प्रबंध चिंतामणि। लक्ष्मीधर का कृतकल्पतरु ग्रंथ। तो लक्ष्मीधर के द्वारा लिखा गया कृतकल्पतरु ग्रंथ से भी इस गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट किताब है कृतकल्पतरु ग्रंथ। इसके रचयिता कौन थे? तो लक्ष्मीधर, जो कि गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे और वही दरबारी कवि भी थे। हसन निजामी के लेख। इसी हसन निजामी के द्वारा 1194 ईस्वी में चंद्र मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच का जो चंदावर का युद्ध हुआ था, उसके बारे में जानकारी मिलती है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हसन निजामी के लेख से भी इस गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है, विशेषकर चंदावर के युद्ध, जो कि तुर्की के शासक मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था चंदावर में। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से भी इसकी जानकारी मिलती है, खास करके राजा जयचंद और ये पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो विवादित बात थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में क्या कहा गया है कि राजा जयचंद ने ही बुलाया था किसको? तो मोहम्मद गोरी को। लेकिन इसके बारे में उतनी सत्यता नहीं मिलती है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ऐसे पर सुल्तान है मच्चू को चौहान, जिसके बारे में हमने बताया है। और यह भी लिखा गया है कि इन दोनों के बीच शत्रुता थी। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान था या चंद्रबरदाई के पुत्री को, जिसका नाम था संजोगिता, तो उसका अपहरण करके विवाह कर लिया था। तो इसके बारे में भी उतनी सत्यता नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें इतिहासकारों का अलग अलग मत है, खास करके किताबों में भी अलग अलग मत है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन से साहित्य से इसकी जानकारी मिलती है राठौर वंश की या गढ़वाल वंश की? तो पहला है मेरु तुंग का प्रबंध चिंतामणि।
दूसरा लक्ष्मीधर का कृत्य कल्पतरु ग्रंथ, तीसरा है हसन निजामी का लेख और चौथा है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। इनका जो मूल निवास था वह विंध्याचल का पर्वतीय वन क्षेत्र था। तो इस गढ़वाल वंश के शासकों का मूल निवास क्षेत्र कौन सा था? तो विंध्याचल पर्वत के पर्वतीय वन प्रदेश। याद रखेंगे कि विंध्याचल पर्वत के पर्वतीय वन क्षेत्र जो था यह गढ़वाल वंशों का मूल निवास स्थल था। अब इसके शासक कौन कौन से थे इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो चंद्रदेव या चंद्रदेव द्वितीय, जिसने 1080 ईस्वी के लगभग में इस गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। तो 1080 से 1103 ईस्वी के लगभग इस चंद्रदेव का शासनकाल रहता है। इसके बाद इसका पुत्र मदन चंद्र, जो कि 1103 ईस्वी से लगभग 1114 ईस्वी तक शासक रहता है। ये सभी संभावित डेट है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट वर्णित है, लेकिन ये सभी डेट जो है वह कई किताबों में कॉमन है। तो जो ज्यादा किताबों में वर्णित रहता है हम लोग उसी को मानकर चलते हैं। तो मदन चंद्र 1103 ईस्वी से 1114 ईस्वी के लगभग इस गढ़वाल वंश का शासक रहता है। इसके बाद इस वंश का सबसे महानतम शासक, जिसका नाम था गोविंद चंद्र, जो कि लगभग 1114 से 1155 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके बाद इसका पुत्र विजय चंद्र, जो लगभग 1155 से 1169 ईस्वी तक राठौर वंश या गढ़वाल वंश का शासक रहता है। इसके बाद सबसे अंतिम शासक जयचंद्र, जो विवादित था। हालांकि इसके बाद भी इसका पुत्र हुआ हरिश्चंद्र, लेकिन इतिहासकारों को इसके बारे में, हरिश्चंद्र के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए अंतिम शासक जयचंद्र को ही माना जाता है। तो अंतिम शासक था जयचंद्र, जिसका शासनकाल लगभग 1170 से 1194 ईस्वी तक था। और इसके बाद 1294 के लगभग में कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक हमला करके तहस नहस कर देता है और मामला रफा दफा करता है। लेकिन कुछ जो शासक थे जिनके बारे में इतिहासकारों को पता नहीं, तो 100 वर्षों तक शासन करते हैं और इसके बाद फिर इसे दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह से मिला लिया जाता है। तो चलिए हम लोग शासकों को बारी बारी से देखें। तो पहला जो शासक था उसका नाम था चंद्रदेव। तो इसके पिता कौन थे? तो महिचंद्र थे। चंद्रदेव के पिता का नाम था महिचंद्र, गढ़वाल वंश का पहला स्वतंत्र शासक। तो चंद्रदेव को गढ़वाल वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। तो पिता कौन थे? तो महिचंद्र। और गढ़वाल वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो चंद्रदेव। और यह कौन सा था? यह संस्थापक भी था। याद रखेंगे, इस गढ़वाल वंश का क्या था? तो यह संस्थापक था। याद रखेंगे, तो गढ़वाल वंश का यह संस्थापक था। हालांकि इसके बारे में अभी हमने बताया भी है कि गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस चंद्रदेव या चंद्रदेव द्वितीय ने। और यह गढ़वाल वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। याद रखेंगे, चंद्रदेव की जानकारी काशी तथा कन्नौज लेख से, अभी हमने बताया इस चंद्रदेव की जानकारी कि किससे मिलती है? तो काशी तथा कन्नौज के लेख से मिलती है। तो चंद्रदेव की जानकारी काशी तथा कन्नौज के लेख से मिलती है। याद रखेंगे, कन्नौज को पाल शासक गोपाल से छीना। तो इसने कन्नौज को पाल शासक गोपाल से छीन लिया था। याद रखेंगे कि यह चंद्रदेव ने पाल शासक, जिसका नाम था गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक भी माना जाता है, तो उस पर पहले जो कन्नौज था उस पर किसका शासन हुआ करता था? तो पाल शासकों का।
तो जैसे ही गुर्जर प्रतिहार वंशों का सफाया हुआ तो पाल शासकों का आधिपत्य हुआ। तो इसने जो गढ़वाल वंश थे तो इसने क्या किया कि पाल वंशों को भी साइड कर दिया, गोपाल को हरा के और उस क्षेत्र पर खुद कब्जा कर लिए। तो कन्नौज को पाल शासक गोपाल से इसने क्या किया, छीन लिया। दिल्ली के तोमर वंश चंद्रदेव के अधीन, चंद्रदेव के द्वारा उत्कीर्ण काशी तथा कन्नौज के अभिलेख में चंद्रदेव के द्वारा अयोध्या तथा दिल्ली पर अधिकार। तो याद रखेंगे कि दिल्ली के तोमर वंश चंद्रदेव के अधीन था और इसके बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो चंद्रदेव के द्वारा उत्कीर्ण काशी तथा कन्नौज के अभिलेख से। तो चंद्रदेव के द्वारा उत्कीर्ण काशी तथा कन्नौज के अभिलेख से क्या पता चलता है कि इसने चंद्रदेव ने अयोध्या एवं दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था। तो दिल्ली के तोमर वंश चंद्रदेव के अधीन था। चंद्रदेव के द्वारा उत्कीर्ण काशी तथा कन्नौज के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रदेव ने अयोध्या एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। याद रखेंगे इसे कौन कौन सी उपाधि मिली थी, तो पहली परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज। तो परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। किसे, तो चंद्रदेव या चंद्रदेव द्वितीय को। महाराजा धीराज की उपाधि पाल शासक गोपाल से कन्नौज विजय के बाद, तो गोपाल पाल वंश के शासक, पाल वंश के संस्थापक गोपाल से इस चंद्रदेव ने किसे छीन लिया, तो कन्नौज को छीन लिया था। तो इसी कारण इसे महाराजा धीराज की भी उपाधि मिली। तो जब इसने चंद्रदेव ने पाल शासक गोपाल से किसे छीन लिया, तो कन्नौज को छीन लिया, तो वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लिया और उसने परम भट्टारक और परमेश्वर की भी उपाधि बाद में धारण की। याद रखेंगे। तो यह तो था संस्थापक चंद्रदेव। इसके बाद अगला जो शासक होता है उसका नाम था मदन चंद्र, जिसे मदन पाल के नाम से भी जानते थे। तो मदन चंद्र या मदन पाल एक ही शासक है जो कि चंद्रदेव का पुत्र था। तो चंद्रदेव के बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था मदन चंद्र, जिसे मदन पाल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में इतिहासकारों को उतना पता नहीं है, इसके समय कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ था। तो सबसे पहले चंद्रदेव का पुत्र एवं 1103 ईस्वी में गढ़वाल वंश का अगला शासक, तो लगभग 1103 ईस्वी में अपने पिता चंद्रदेव के स्थान पर उसकी मृत्यु के बाद यह मदन चंद्र गढ़वाल वंश का अगला शासक बनता है। याद रखेंगे कि चंद्रदेव के स्थान पर 1103 ईस्वी में यह मदन चंद्र गढ़वाल वंश का अगला शासक बनता है कि और जो कि चंद्रदेव का पुत्र था। राजधानी कन्नौज से हटाकर वाराणसी परिवर्तन, तो याद रखेंगे कि मदन चंद्र ने कन्नौज से राजधानी हटाकर कहां पे कर दिया, तो वाराणसी में कर दिया। याद रखेंगे कि इसने राजधानी कन्नौज से हटाकर वाराणसी को परिवर्तित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो कन्नौज से हटाकर इसने राजधानी कहां किया, तो वाराणसी किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तुर्कों द्वारा मदन चंद्र का आक्रमण, मदन चंद्र को तुर्कों ने बंदी बनाया। तो तुर्क शासकों ने मदन चंद्र पर आक्रमण किया और मदन चंद्र को बंदी बना लिया। तो याद रखेंगे कि 1114 ईस्वी के लगभग में तुर्क शासकों ने मदन चंद्र पर आक्रमण किया और मदन चंद्र को बंदी बना लिया। इसके बाद अगला इसका शासक बनता है महानतम शासक, जिसका नाम था गोविंद चंद्र। तो गोविंद चंद्र अगला शासक बनता है। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक 1114 ईस्वी में मदन चंद्र के बंदी के बाद
गढ़वाल वंश का अगला शासक एवं महत्वाकांक्षी शासक। याद रखेंगे कि पाल शासकों को परास्त कर गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक 1114 ईस्वी के लगभग, तो गोविंद चंद्र 1114 ईस्वी के लगभग अपने पिता मदन चंद्र के बंदी के बाद गढ़वाल वंश का अगला शासक बनता है एवं महत्वाकांक्षी शासक। यह एक महत्वाकांक्षी शासक भी था। तो 1114 ईस्वी में अपने पिता मदन चंद्र को तुर्कों के द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद यह गोविंद चंद्र अगला शासक बनता है गढ़वाल वंश का, जो कि इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासक था। पाल शासकों को परास्त कर मगध पर विजय तथा परमार शासकों को परास्त कर मालवा पर विजय, विशेषकर पूर्वी मालवा जिसे दर्शान कहते थे उस पर कब्जा। तो इस गोविंद चंद्र ने पाल शासकों को परास्त करके मगध पर कब्जा किया, मगध पर विजय प्राप्त किया और परमार शासकों को परास्त करके मालवा पर विजय प्राप्त किया और मालवा पर अधिकार किया। तो विशेष करके पूर्वी मालवा जिसे दर्शान कहते थे तो उस पर इसने कब्जा किया। याद रखेंगे कि परमार शासकों को पराजित करके मालवा पर विजय एवं कब्जा, जबकि पाल शासकों को पराजित करके गोविंद चंद्र ने मगध पर विजय एवं कब्जा किया। विशेष करके मालवा के पूर्वी हिस्से जिसे दर्शान कहते थे तो उसी पर इस गोविंद चंद्र ने सबसे ज्यादा कब्जा किया। याद रखेंगे आधुनिक पश्चिम बिहार से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग पर कब्जा कर तुर्कों से कन्नौज पर कब्जा, कन्नौज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस तथा पिता को तुर्कों की बंदी से मुक्ति दिलाई। तो आधुनिक पश्चिम बिहार से लेकर यह पश्चिम उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग पर इसने कब्जा किया और तुर्कों से कन्नौज पर कब्जा कर लिया और कन्नौज की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसे इसने वापस लाया। साथ ही साथ अपने पिता मदन चंद्र को इसने क्या किया कि तुर्कों के द्वारा जो बंदी बना लिए गए थे तो अपने पिता को इसने क्या किया तो तुर्कों की बंदी से मुक्त करा लिया। तो इसी से हिसाब लगाया जा सकता है कि मदन चंद्र से ताकतवर थे तुर्क और इसने मदन चंद्र को तुर्कों से छीन लिया, अर्थात तुर्कों के बंदी से इसने क्या किया छुड़वा लिया। तो इसका मतलब था कि यह कितना महान शक्तिशाली शासक था जिसने तुर्क को आसानी से पराजित करके अपने पिता को छुड़ा लिया। तो आधुनिक पश्चिम बिहार से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग पर इसने कब्जा किया था। किसने? गोविंद चंद्र ने कब्जा करके तुर्कों से कन्नौज पर कब्जा और तुर्कों से कन्नौज पर इसने कब्जा कर लिया और कन्नौज की खोई हुई प्रतिष्ठा को इसने वापस दिलाया। साथ ही साथ अपने पिता को तुर्कों के बंदी से मुक्त कराया। गोविंद चंद्र के लेखों में गोविंद चंद्र को विविध विद्या विचार वाचस्पति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है कि गोविंद चंद्र के लेखों में गोविंद चंद्र को विविध विद्या विचार वाचस्पति की संज्ञा दी गई है। तो गोविंद चंद्र के लेखों में गोविंद चंद्र को क्या कहा गया है? विविध विद्या विचार वाचस्पति। इसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की विद्याओं का ज्ञानी। यह गोविंद चंद्र विभिन्न प्रकार की विद्याओं का ज्ञानी भी था, तो इसी कारण इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है गोविंद चंद्र के लेखों में। तो गोविंद चंद्र के लेखों में गोविंद चंद्र को विविध विद्या विचार वाचस्पति अर्थात विभिन्न प्रकार की विद्याओं का ज्ञानी कहा गया है। इसका दरबारी कवि था लक्ष्मीधर, कृत्य कल्प तरु नामक महान ग्रंथ का रचनाकार।
कृत कल्पतरु का अन्य नाम कल्पद्रुम। यह एक विधि ग्रंथ था, अर्थात कानून पर आधारित ग्रंथ था। कल्पतरु में गोविंद चंद्र के शासनकाल का वर्णन है। तो याद रखेंगे कि इसका एक दरबारी कवि था गोविंद चंद्र का, जो इसका मंत्री भी था, जिसका नाम था लक्ष्मीधर। तो इसने एक महान किताब की रचना की जिसका नाम था कृतकल्पतरु। कृतकल्पतरु, और उसका एक और नाम था कल्पद्रुम। तो कृतकल्पतरु और कल्पद्रुम का रचनाकार था जिसका नाम था लक्ष्मीधर। वह दरबारी कवि था गोविंद चंद्र का, और वह इसका मंत्री भी था। और इस कृतकल्पतरु में गोविंद चंद्र के शासन काल का वर्णन है, खास करके इसके न्यायिक प्रशासन का वर्णन है, क्योंकि यह एक विधि ग्रंथ है, कानून के बारे में लिखा गया ग्रंथ है। गोविंद चंद्र के शासन काल में दिल्ली का तोमर वंश गाढ़वाल वंश के अधीन तथा युवराज के रूप में गजनी वंश के राजा मसूद तृतीय पर विजय। तो इस गोविंद चंद्र ने क्या किया, जब यह युवराज था तो युवराज के अवस्था में ही इसने गजनी वंश के राजा मसूद तृतीय को पराजित किया था। और गोविंद चंद्र के शासन काल में जो दिल्ली का तोमर वंश था वह गाढ़वाल वंश के अधीन था। तो गोविंद चंद्र के शासन काल में दिल्ली का तोमर वंश गाढ़वाल वंश के अधीन था, और जब यह गोविंद चंद्र युवराज के रूप में था तो इसने गजनी के वंश के शासक मसूद तृतीय को पराजित किया था। याद रखेंगे कि मसूद तृतीय को किसने पराजित किया था, तो इसी ने पराजित किया था, गोविंद चंद्र ने। और गोविंद चंद्र के शासन काल में दिल्ली का तोमर वंश गाढ़वाल वंश के अधीन था। गाढ़वाल वंश के संपूर्ण शासन काल में सबसे बड़ा साम्राज्य गोविंद चंद्र का, क्योंकि चंदेलों एवं कलचुरियों पर भी विजय, साथ ही अमीर खुसरो को लाहौर से खदेड़ा, यह बात पृथ्वीराज रासो में वर्णन है। तो गाढ़वाल वंश के संपूर्ण शासन काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो वह गोविंद चंद्र का था, क्योंकि इसने चंदेलों एवं कलचुरियों पर भी विजय प्राप्त किया था। तो याद रखेंगे कि गोविंद चंद्र गाढ़वाल वंश के संपूर्ण शासन काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था तो गोविंद चंद्र का था, क्योंकि इसने चंदेल एवं कलचुरियों पर भी विजय प्राप्त किया था। साथ ही इसने अमीर खुसरो को, जो कि महान कवि था जिसे तूतीय हिंद के भी संज्ञा दी गई है, अमीर खुसरो और अमीर हसन, याद रखेंगे, ये बताया हुआ है, हमने बताया है। तो अमीर खुसरो को लाहौर से इसने खदेड़ दिया। यह बात चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया महान ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। तो अमीर खुसरो को लाहौर से खदेड़ा, यह बात पृथ्वीराज रासो में वर्णन है। किसने खदेड़ा, तो गोविंद चंद्र ने। मुस्लिम तुर्कों के आक्रमण से वाराणसी और जेतवन जैसे पवित्र धार्मिक स्थानों की रक्षा, तो गोविंद चंद्र ने तुर्कों के आक्रमण से वाराणसी और जेतवन हमने बताया कहां पे है, तो सारनाथ में है। जेतवन कहां पे है, तो सारनाथ में है, अभी हमने बताया, याद रखेंगे, जहां पे गौतम बुद्ध का प्रसिद्ध मठ है। तो वाराणसी और जेतवन को तुर्कों के आक्रमण से क्या किया, इसने बचाया, कि मुस्लिम तुर्कों के आक्रमण से जेतवन और वाराणसी के पवित्र धार्मिक स्थानों की रक्षा। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी के सारनाथ अभिलेखों में बनारस की तुर्कों से रक्षा करने के कारण गोविंद चंद्र को हरि का अवतार की संज्ञा। कुमार देवी चिक्कोर वंशीय राजा देव रक्षित की पुत्री थी। तो याद रखेंगे गोविंद चंद्र की रानी का नाम था कुमार देवी। तो उसका एक अभिलेख था जिसका नाम था सारनाथ अभिलेख, इसी के द्वारा यह उत्कीर्ण कराया गया था। तो गोविंद चंद्र की रानी कुमार चंद्र के सारनाथ अभिलेखों में बनारस की
तुर्कों से रक्षा करने के कारण गोविंद चंद्र को क्या कहा गया है? तो हरि का अवतार की संज्ञा मिली है, हरि का अवतार कहा गया है। कुमार देवी कहां की रानी थी? तो चिक्कोड़ वंशीय राजा देव रक्षित की पुत्री थी। तो याद रखेंगे, गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी के सारनाथ अभिलेखों में बनारस की तुर्कों से रक्षा के कारण गोविंद चंद्र को हरि का अवतार की संज्ञा मिली है। कुमार देवी चिक्कोड़ वंशीय राजा देव रक्षित की पुत्री थी। उत्तर प्रदेश के सारनाथ अभिलेखों से गोविंद कुमार देवी के द्वारा बौद्ध विहार बनवाने, सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानने एवं उनके जैसा शासन स्थापित करने की बात की चर्चा की गई है। तो यहां पे गोविंद चंद्र न होकर कुमार देवी लिखेंगे, क्योंकि इस अभिलेख को उत्कीर्ण किसने कराया? तो कुमार देवी ने, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ अभिलेखों से कुमार देवी के द्वारा बौद्ध विहार बनवाने तथा सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानने और उनके जैसा शासन स्थापित करने के बाद की चर्चा। तो कुमार देवी ने अपने सारनाथ अभिलेखों में क्या कहा है कि उसने बौद्ध विहार बनवाया, साथ ही साथ वह सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानती थी और साथ ही साथ सम्राट अशोक के जैसा वह शासन स्थापित करना चाहती थी। तो कुमार देवी के उत्तर प्रदेश के सारनाथ अभिलेख जिसका उत्कीर्ण कुमार देवी ने किया था, तो उसमें कुमार देवी के द्वारा एक बौद्ध विहार बनाने की चर्चा है। साथ ही साथ सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानती थी और उसी के समान वह एक शासन स्थापित करने की बात कही गई है। किसमें? तो कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में। गोविंद चंद्र का एक लेख उत्तर प्रदेश के सहेत महल, जिसका पूर्व नाम क्या था? तो श्रावस्ती था, जो कौशल की राजधानी हुआ करती थी, याद रखेंगे, जो वर्तमान में सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो गोविंद चंद्र का एक लेख उत्तर प्रदेश के सहेत महल, पूर्व नाम श्रावस्ती, के जेतवन विहार से प्राप्त हुआ था, जो 1186 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जारी किया गया था। और इस लेख में गोविंद चंद्र के द्वारा जेतवन के बौद्ध स्तंभ को गुरु मानते हुए 6 गांव दान देने का उल्लेख। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गोविंद चंद्र का एक लेख है जो उत्तर प्रदेश के सहेत महल में मिला है, जिसका पूर्व नाम था श्रावस्ती, के जेतवन विहार से प्राप्त हुआ, जो 1186 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जारी किया गया था। और इस लेख में गोविंद चंद्र के द्वारा जेतवन के बौद्ध स्तंभ को गुरु मानते हुए 6 गांव दान देने का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, गोविंद चंद्र का शासन काल था 1114 ईस्वी के लगभग, लेकिन यहां पे है डेट 1186। तो यह दोनों डेट अलग अलग है, क्योंकि ये इतिहासकारों का डेट है, ये हम लोग का डेट है। लेकिन जो उस समय जो लिखा गया था वह 1186 के लगभग होगा, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा का समय था। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये उस समय का डेट था जब यह अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है। और इसका जो शासनकाल था इतिहासकारों ने लिखा है 1114। तो यह हम लोग अब के डेट की बात कर रहे हैं इतिहासकारों के द्वारा। तो याद रखेंगे कि गोविंद चंद्र का एक लेख जो उत्तर प्रदेश के सहेत महल, जो कि पूर्व में उसका नाम श्रावस्ती था, तो सहेत महल के जेतवन विहार से प्राप्त हुआ था, जो 1186 के आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जारी किया गया था। और इस अभिलेख में गोविंद चंद्र के द्वारा जेतवन के बौद्ध स्तंभ को गुरु मानते हुए 6 गांव दान देने का उल्लेख किया गया है। तमिलनाडु के गंगकोंड चोलपुरम से गोविंद चंद्र का एक लेख प्राप्त
जिसमें गोविंद चंद्र के वंशावली का वर्णन है। तो याद रखेंगे, तमिलनाडु के गंग कोंडचोलपुरम से गोविंद चंद्र का एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें गोविंद चंद्र के वंशावली का वर्णन है। याद रखेंगे कि कहां से प्राप्त हुआ, तो गोविंद चंद्र तमिलनाडु के गंग कोंडचोलपुरम से गोविंद चंद्र का एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें गोविंद चंद्र के वंशावली का वर्णन है। तो ये तो उसके बाद इसका दरबारी मंत्री कौन था गोविंद चंद्र का, तो लक्ष्मीधर। मित्रतापूर्ण संबंध, तो गोविंद चंद्र का मित्रतापूर्ण संबंध किससे था, तो कश्मीर, गुजरात तथा चोल वंश के शासकों से। तो दरबारी मंत्री था इसका लक्ष्मीधर, जो इसका दरबारी कवि भी था, जिसने कृतकल्पतरु नामक पुस्तक लिखा। साथ ही साथ इस गोविंद चंद्र का मित्रतापूर्ण संबंध था कश्मीर, गुजरात और चोल वंश के शासकों से। इसके बाद हम लोग शासक आते हैं अगला विजय चंद्र। इसके बाद अगला जो शासक है विजय चंद्र, जो एक कमजोर शासक था। तो गोविंद चंद्र का पुत्र एवं 1155 ईस्वी में गढ़वाल वंश का अगला शासक। तो विजय चंद्र गोविंद चंद्र का पुत्र था और 1155 ईस्वी में गढ़वाल वंश का अगला शासक बनता है। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन द्वारा पराजय। तो विजय चंद्र का पराजय किससे होता है, तो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन से। तो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन से इसकी पराजय हो जाती है। इसके शासन काल में गढ़वालों की स्थिति कमजोर होना प्रारंभ। तो विजय चंद्र के शासन काल में गढ़वाल वंशों की स्थिति कमजोर होने लगी। तो इसके शासन काल में गढ़वालों की स्थिति कमजोर होना प्रारंभ। गढ़वाल साम्राज्य को सुरक्षित बचाया। तो इस विजय चंद्र ने गढ़वाल को आगे बढ़ाने की बजाय जो साम्राज्य इसके अधीन था तो उसको इसने सुरक्षित बचाया। तो गढ़वाल साम्राज्य को सुरक्षित बचाया किसने, विजय चंद्र ने। दिल्ली का प्रदेश गढ़वालों के हाथ से निकलकर चौहान नरेश के हाथों में। तो इसके समय दिल्ली का प्रदेश गढ़वालों के हाथ से निकल के चौहान नरेश के हाथों में आ गया। तो विजय चंद्र के समय दिल्ली का प्रदेश गढ़वालों के हाथ से निकल के चौहान नरेश के हाथों में आ गया। तो यह तो था विजय चंद्र। इसके बाद एक नोट याद रखेंगे कि चंद्रदेव द्वितीय के महिचंद्र तथा यशो विग्रह भी राजा हुए पर वे स्वतंत्र नहीं हुए। तो चूंकि चंद्रदेव का पिता था महिचंद्र, तो चंद्रदेव के बाद यह कहा जाता है कि यह महिचंद्र भी राजा बना और एक और राजा बना जिसका नाम था यशो विग्रह, लेकिन वे स्वतंत्र राजा नहीं थे। तो इसी कारण शासकों में इनकी गिनती नहीं होती है। तो ये तो था गढ़वाल वंश। एक स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम लोग कुछ ही समय के बाद मिलेंगे इसका अंतिम शासक, जो काफी इतिहास में विवाद रहा है। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग किताबों में उसके बारे में काफी अलग अलग बातें लिखी गई है। तो जयचंद से मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद, जो इसका अंतिम शासक माना जाता है राठौर वंश का। तो वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से स्वागत है इस गढ़वाल वंश के अधीन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस गढ़वाल वंश को और अगला और अंतिम शासक जयचंद्र को देखते हैं। हालांकि जयचंद्र के बाद भी इसका पुत्र हरिश्चंद्र, जिसे हरीश कहते थे, वह भी अगला शासक बना, लेकिन इतिहास में इसका वर्णन नहीं है। उसके बाद अकड़मल बना। तो जयचंद्र को ही अंतिम शासक मानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जयचंद्र या जयचंद को। इसे जयचंद भी कहा जाता है, जयचंद या जयचंद्र।
काफी इंपॉर्टेंट है, विवादित है। तो 1170 ईस्वी में अपने पिता विजय चंद्र के स्थान पर गढ़वाल वंश का अगला शासक एवं अंतिम शासक, तो 1170 ईस्वी में अपने पिता विजय चंद्र के स्थान पर यह जयचंद्र अगला शासक बनता है गढ़वाल वंश का, जो इस वंश का सबसे अंतिम शासक भी था। जयचंद्र के शासन काल की जानकारी मेरू तंग के प्रबंध चिंतामणि से, हसन निजामी के लेख से तथा चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों से। तो जयचंद्र की जानकारी किससे मिलती है? तो मेरू तंग के द्वारा लिखा गया प्रबंध चिंतामणि से, हसन निजामी जिन्होंने 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध का वर्णन किया था, तो उससे भी मिलता है, और चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रसों से। इसके दीक्षा गुरु थे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जगन्मित्रानंद। तो जगन्मित्रानंद जो मित्र योगी के नाम से प्रसिद्ध थे, जयचंद के दीक्षा गुरु थे। तो जयचंद के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जगन्मित्रानंद। तो जगन्मित्रानंद जिन्हें मित्र योगी के नाम से भी जाना जाता था, वे जयचंद के दीक्षा गुरु थे। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता का कारण दिल्ली पर कब्जा, याद रखेंगे। तो हम लोग जयचंद को देख रहे हैं जो कि अंतिम शासक है 1170 से 1194 ईस्वी। तो दिल्ली पर कब्जा की हर राजा की ख्वाहिश, परंतु चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में जयचंद्र की पुत्री संजोगिता का पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपहरण की चर्चा पर मेरू तंग के प्रबंध चिंतामणि, हरिश्चंद्र के जौनपुर लेख तथा हसन निजामी के लेखों में संजोगिता नामक पुत्री का उल्लेख नहीं। याद रखेंगे, एक चीज याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट, यही विवाद का कारण बना है चंद्रबरदाई कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो शत्रुता का मुख्य कारण था वह दिल्ली था, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहां पर हर एक शासक कब्जा करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि दिल्ली काफी सुंदर और सुदृढ़ जगह थी और हर एक चीजों से संपन्न थी उस वक्त। तो इसी कारण दिल्ली पर कब्जा करने की हर एक राजाओं की ख्वाहिश थी। और हमने बताया भी था कि विजय राज को इसने पराजित किया था। विजय चंद्र के शासन काल में जो दिल्ली पर कब्जा किया किसने? तो पृथ्वीराज चौहान ने। तो उसी सत्ता को पाने के लिए जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच, चौहान के बीच शत्रुता थी। लेकिन चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में क्या लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संजोगिता का अपहरण कर लिया था। लेकिन मेरू तंग के प्रबंध चिंतामणि, हसन निजामी के लेख और हरिश्चंद्र के जौनपुर अभिलेख में संजोगिता नामक किसी पुत्री का कोई उल्लेख नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि जो इतिहास है वह कई रूपों में बटा हुआ है और उदयपुर के जो पृथ्वीराज रासों में स्पष्ट वर्णन है। उदयपुर के पृथ्वीराज रासों में जयचंद के द्वारा किसी प्रकार की कोई षड्यंत्र की चर्चा है ही नहीं, संजोगिता नामक कोई पुत्री की चर्चा नहीं है। तो यह असत्य लगता है, इसके बारे में उतनी सत्यता नहीं, यह बात केवल पृथ्वीराज रासों में ही है। तो हमारे यहाँ दो तीन तरह के इतिहास होते हैं, एक मतैक्य के अनुसार, दूसरे धर्म के अनुसार और तीसरे ज्ञान के अनुसार। तो धर्म और मतैक्य के अनुसार जो इतिहास चलते हैं हमारे यहाँ कहीं सुनाई वाली जो इतिहास है वो ज्यादा चलती है। तो खैर दोनों को हम लोग मान के चले कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह जो जयचंद्र था वह षड्यंत्रकारी था, उसने गौरी को बुलाया था और उसके पुत्री का अपहरण हुआ था चौहान के द्वारा। पर यह मेरू तंग के प्रबंध चिंतामणि, हरिश्चंद्र के जौनपुर लेख और हसन निजामी के लेख में संजोगिता नामक कोई पुत्री की चर्चा नहीं है। लेकिन मेन शत्रुता का कारण जो था वह दिल्ली पर कब्जा था, याद रखेंगे। 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय का कारण जयचंद्र को देशद्रोही और गद्दार माना जाता है, पर पृथ्वीराज रासों में मोहम्मद गोरी को भेद बताने वाले का नाम प्रताप सिंह जैन, धर्मायण कायस्थ, माधव भट्ट
और नित्यानंद शास्त्री। तो 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय का मूल कारण कौन था? तो उसे बताया जाता है जयचंद को, कि जयचंद ने ही आमंत्रित किया था गोरी को। पर गोरी को क्यों आमंत्रित करेगा? क्योंकि गोरी को जब आमंत्रित करेगा तो वो खुद पे तलवार लटकाएगा, क्योंकि दिल्ली पर आएगा गोरी, तो गोरी की दिल्ली की ख्वाहिश थी कि दिल्ली पर सब कोई कब्जा करना चाहता था, तो गोरी आएगा तो दिल्ली पर कब्जा करेगा, तो फिर इसे मिलेगा नहीं। तो यह भी एक भ्रांति लगता है, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखा गया है पृथ्वीराज रासो में कि मोहम्मद गोरी को भेद बताने वाले का नाम प्रताप सिंह जैन, धर्मायन कायस्थ, माधव भट्ट और नित्यानंद खत्री। तो उस पृथ्वीराज रासो में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि यह मोहम्मद गोरी को बुलाया था, षड्यंत्रकारी था जयचंद, ऐसी चर्चा कहीं नहीं है। तो खैर कुछ और इतिहास में यह अलग लिखा गया है। देवगिरी के यादव वंश तथा गुजरात के चालुक्य अर्थात गुजरात के सोलंकी वंश को पराजित करने के बाद राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। तो जयचंद ने देवगिरी के यादव वंश और गुजरात के सोलंकी वंश अर्थात चालुक्य वंश को पराजित करने के बाद राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध विजय हेतु आमंत्रण। तो कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए गोरी को दिल्ली पर आमंत्रित किया था। तो खैर कहां तक सच्चाई है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में भी कई किताब इतिहासकारों का अलग अलग मत है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध। चंदावर वीरगति को प्राप्त, और यह चंदावर आगरा जिले के फिरोजाबाद के पास एक गांव है। तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध होता है, और इसमें जयचंद वीरगति अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। और यह चंदावर कहां पे है? तो आगरा जिले में फिरोजाबाद के पास एक गांव है। जयचंद की मृत्यु के बाद उसका दरबारी कवि श्रीहर्ष, जिसने नैषधीय चरित्र और खंडन काव्य नामक काव्य की रचना की, नैषधीय चरित्र में जयचंद को कन्नौज से सम्मान प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। तो जयचंद की मृत्यु के बाद उसका दरबारी कवि, जो विजय चंद्र का भी दरबारी कवि था, तो उसने एक किताब लिखा नैषधीय चरित्र, और दूसरा किताब लिखा खंडन खाद्य। और नैषधीय चरित्र में जयचंद को कन्नौज से सम्मान प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। कन्नौज का एक और नाम था काव्य कुंज। विद्वानों का आश्रयदाता, रंभा मंजरी नाटिका के रचयिता। तो यह जयचंद विद्वानों का आश्रयदाता था, और इसने एक किताब रंभा मंजरी लिखा। रंभा मंजरी नाटिका जिसकी रचना जयचंद द्वारा, इसके अनुसार चंदेल शासक परमार्दी देव पर जयचंद्र की विजय। तो रंभा मंजरी नाटिका जिसकी रचना जयचंद ने की थी, रंभा मंजरी नाटिका, तो उसके अनुसार इसने परमार्दी देव पर, चंदेल शासक परमार्दी देव पर विजय प्राप्त किया था। किसने? तो जयचंद ने। रंभा मंजरी नाटिका के अनुसार कई बार गोरी को पराजित करके भारत से भगाया। तो रंभा मंजरी नाटिका के अनुसार जिसकी रचना जयचंद ने की थी, उसके में क्या लिखा है कि जयचंद ने कई बार मोहम्मद गोरी को पराजित करके भारत से भगा दिया था। मुसलमान लेखकों के अनुसार जयचंद के समय गढ़वाल साम्राज्य बहुत विस्तृत। एक मुसलमान लेखक इब्न असीर के अनुसार राज्य का विस्तार चीन की साम्राज्य की सीमा से मालवा तक। तो मुसलमान लेखकों के अनुसार क्या लिखा गया है कि जयचंद के समय गढ़वाल साम्राज्य बहुत विस्तृत था। इब्न असीर एक मुसलमान लेखक था जिसका नाम था इब्न असीर। तो उसके अनुसार क्या है कि इसका राज्य का विस्तार चीन की साम्राज्य की सीमा से लेकर मालवा तक था। पूर्व में बंगाल के सेन राजाओं से दीर्घ काल तक युद्ध। एक युद्ध में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन से पराजय। तो पूर्व में जयचंद के द्वारा सेन राजाओं से काफी समय तक युद्ध चला, और एक युद्ध में
लक्ष्मण सेन जो कि सेन वंश का शासक था उससे इसकी पराजय भी हो जाती है। दिल्ली पर अधिकार को लेकर पृथ्वीराज चौहान से पराजय। तो दिल्ली पर अधिकार को लेकर यह जयचंद पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट, पुष्कर तीर्थ में बराह मंदिर का निर्माण। तो जयचंद ने पुष्कर तीर्थ में एक क्या निर्माण किया है, बराह मंदिर, जो कि विष्णु भगवान का सुअर का जो अवतार था तो उसी के अवतार का बराह मंदिर का निर्माण किया। तो पुष्कर तीर्थ में एक बराह मंदिर का निर्माण किसने किया, तो जयचंद ने। शैव धर्म का मतानुयायी। तो यह जो जयचंद था किस धर्म का अनुयायी था, तो शैव धर्म का, शिव को मानने वाला था, शैव धर्म का मतानुयायी। मुसलमानों से तुरुल्क दंड तथा जल कर असूला। तो इसने जयचंद ने मुसलमानों से तुरुल्क दंड और जल चक्र अर्थात वाटर टैक्स, पानी पर टैक्स असूला। तुरुल्क दंड और वाटर टैक्स यानी कि जल कर असूला। जयचंद की मृत्यु के बाद हरिचंद कन्नौज का शासन, जिसका शासन 1198 ईस्वी में, और उसका उल्लेख जौनपुर अभिलेख में। तो जयचंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिचंद्र, जिसका एक और नाम क्या था, हरीश, वह कन्नौज का शासक बनता है 1198 ईस्वी में। और इसका उल्लेख कहां पे है, तो जौनपुर लेख में, याद रखेंगे। हरिचंद्र के बाद अगला जो बनता है अकड़मल। 12वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज तुर्की साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है, या 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का अस्थायी रूप से इस कन्नौज पर कब्जा हो जाता है, और या फिर अगले वंश चंदेलों द्वारा पदस्थापित। तो इतिहासकारों का मानना है कि 12वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज तुर्की साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है, या फिर 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का अस्थायी रूप से इस पर कब्जा होता है, या अगले वंश चंदेलों के द्वारा ये पदस्थापित हो जाते हैं और यह पूरा गढ़वाल वंश समाप्त हो जाता है। एक और चीज याद रखेंगे कि चंदावर का पुराना नाम था चंदवाड़ा। इसके संस्थापक चौहान नरेश चंद्र सेन थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे। और एक चीज, विजय चंद्र का दरबारी कवि कौन था, तो श्रीहर्ष। श्रीहर्ष के द्वारा विजय चंद्र के सम्मान में विजय प्रशस्ति की रचना की गई थी। श्रीहर्ष संस्कृत के प्रख्यात कवि थे। तो यही विजय चंद्र जयचंद्र के भी दरबारी कवि थे। श्रीहर्ष, विजय चंद्र का दरबारी कवि कौन था, श्रीहर्ष, जिसके द्वारा विजय चंद्र के सम्मान में विजय प्रशस्ति की रचना की गई थी। श्रीहर्ष संस्कृत के प्रख्यात कवि थे। और एक चीज याद रखेंगे मदन चंद्र के बारे में कि मदन चंद्र ने क्या किया था, राजधानी कहां से कहां लाया था, तो वाराणसी से कन्नौज, याद रखेंगे। जो कि हमने मिस्टेक हो गया था, कन्नौज से वाराणसी कर दिए थे, लेकिन ये आप लोग याद रखेंगे मदन चंद्र ने वाराणसी से कन्नौज राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे, सेन वंश के बारे में बताया था, तो बल्लाल सेन ने एक ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण किया था। सेन वंश का शासक बल्लाल सेन ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण किया था, जो हमने सेन वंश जो पिछले वीडियो में बताया था उसे आप लोग इसे ऐड कर लेंगे। तो ये जो था गढ़वाल वंश, यह समाप्त होता है और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वंश जिसका नाम है कौन सा वंश, तो क्या कहते हैं उसको, हाँ गुजरात का सोलंकी वंश, जिसे हम लोग चालुक्य वंश भी कहते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक